नमस्कार दोस्तों, आप सभी को, जितने भी मेरे YouTube से जो जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी अभिभावक और बहुत सारे जो गणमान्य लोग हैं, उन सभी लोगों को मेरी टीम की तरफ से, राजस्थान रोजगार महासंघ की तरफ से होली की पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार आशा करते हैं कि होलिका का दहन हुआ है, उसी प्रकार की आपके जितने भी दुख दर्द जो भी है वो सारी वो दूर हो, होलिका की तरह जल जाए। और जिस प्रकार से ये रंगों का जो त्यौहार है, उसी प्रकार आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारे रंग उभर के आए और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2-3 दिन से थोड़ा सा मैं निजी कार्यक्रम की व्यस्तता की वजह से आप लोगों के सामने रूबरू नहीं हो पाया। काफ़ी लोगों के मैसेज कॉलों का भी जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि हमारे कुछ घर का इनोवेशन था, उस प्रोग्राम की वजह से थोड़ा व्यस्त था मैं। तो मैं आप लोगों को आज थोड़ा वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने आया हूँ। तो एक चीज़ और रख रहा हूँ कि लेवल फर्स्ट और सेकंड की जो उम्मीदें हैं, बहुत सारे कई लोग कह रहे हैं हमें वीडियो के माध्यम से, तो अंतिम तक बने रहे। इस वीडियो में आप लोगों के सामने सारी बात रखेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी एक बात रखता हूँ कि मैं एक संगठन का निर्माण किया था, आप लोगों को पता है, जो मेरे द्वारा ना होके मैं तो एकमात्र उसमें एक कार्यकर्ता या सदस्य के रूप में हूँ, और आप लोगों का प्यार स्नेह, उस वजह से ये संगठन का निर्माण हुआ था, राजस्थान रोजगार महासंघ। वर्तमान में इसके प्रदेश अध्यक्ष पद पे मैं जो कार्य कर रहा हूँ। लेकिन जो संगठन का निर्माण क्यों किया गया, क्या कहानी है, देखो, एक ये है कि गवर्नमेंट की हर भर्तियों में विसंगतियां हैं, हर भर्तियों में कोई ना कहीं पेच उलझाया गया है, और जहाँ पे दबाव नहीं है तो गवर्नमेंट एक मूक दर्शक बन के रह जाती है, अधिकारी वर्ग भी उस पर सुनवाई नहीं करती है। और बहुत सारी भर्तियों के बारे में गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि भर्तियां आई थी, उनमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पहली बात तो ये है कि हमारे संगठन का नाम है राजस्थान रोजगार। रोजगार का मतलब है लोगों को रोजगार अवेलेबल हो, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो हर भर्ती हर साल आनी चाहिए, हमारी टैगलाइन भी यही है, हर भर्ती हर साल। तो हर साल चाहे 5 पोस्ट की आए, चाहे 10 पोस्ट की आए। वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने पिछली गवर्नमेंट में 54,000 शिक्षकों की भर्ती की। यदि वह 10,000 की 5 बार निकालती तो लोगों के बीच में 10,000 भी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। तो हर बार अगर 5 साल में 5 बार वैकेंसी आती तो बहुत काफ़ी इफेक्टिव होता। तो उस चीज़ के लिए हम ये संगठन का निर्माण किया कि हर गवर्नमेंट में प्रेशर बनाया जा सके। तो गवर्नमेंट का साथ से ही बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये बात भी है कि गवर्नमेंट बच्चों की ही होती है, अभिभावकों की होती है, जनता की होती है। तो थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात ये थी कि 2016 साइंस मैथ का एक मैटर था, जिसको लेके मुख्य रूप से मैं इस संगठन से जुड़ा था। 2016 साइंस मैथ का जो मैटर था, मैंने कई लोगों को बोला कि सर इस बात को आप उठाओ, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं अधिकारियों को भी बोल चुका था और सरकार को भी पास भी बात रखी थी, लेकिन लोगों का संख्या नहीं है। 2016 में आपके लोग नहीं है, भर्ती लैप्स हो जाएगी, ये हो जाएगी। तब मुझे लगा कि यानी जिसके पीछे संख्या बल है वहाँ पे लोग कतार लग के खड़े हो जाएंगे, जिसके पास संख्या नहीं है वहाँ पे कोई नहीं होगा। तो मैंने खुद ने इस बात का बीड़ा उठाया, मैंने इस बात को प्रोसेस की, लोगों को जोड़ा, कोर्ट में भी मामला भेजा, और मैंने अपने साथ डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा जी भी जुड़े, उनके साथ मिलकर याचिका लगाई। आज ये मामला ये है कि कई संगठन इसमें जुड़ने के लिए आतुर हो चुके हैं। रीज़न ये है कि शुरुआत करने वाला होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि बेरोजगार चाहे एक हो चाहे लाखों की संख्या में हो, काम सभी का एक समान होता है, दर्द सभी का एक जैसा होता है। तो आप लोग अगर आगे आते हो तो पर व्यक्ति के लिए आगे आए, संख्या बल ना देके। लोगों को ये नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आओ, ये करो वो करो, उसकी बजाय आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करो, चाहे एक बंदे के लिए हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इस बात को सोच के बहुत सारे लोगों के सुझाव पहले से भी आ रहे थे, तो मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे अकेले की बात नहीं है। मान लीजिए कोई 10 पदों की कोई भर्ती हो और 10 पद बचे हुए हो, कुछ ऐसा मामला हो जिसमें 10 पद ही हो, और 10 पदों के लिए 10 घर के परिवार के लोग आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं करता। सीधी सी बात है, ना कोई अधिकारी सुनेगा, ना कोई जनता सुनेगी, ना कोई मीडिया सुनेगी। तो इसलिए एक ऐसा मजबूत स्तंभ बना हुआ हो कि 10 व्यक्तियों के लिए भी वो स्तंभ पीछे खड़ा होकर हजारों की संख्या इकट्ठी कर दे। इसलिए आप लोगों से भी मैं एक उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी लोग मेरे साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है।
मैं 33 जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की गठित हो चुकी है, कुछ और भी प्रदेश कार्यकारिणी में भी लोग जुड़ रहे हैं, कई जिला की कार्यकारिणी भी गठित हो चुकी है। तो 33 जिला की कार्यकारिणी मैं गठित कर रहा हूँ, साथ में 300 ब्लॉक की भी कार्यकारिणी मैं गठित कर रहा हूँ, यानी लगभग 300 ब्लॉक जितने भी तहसील लेवल की, उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह ये अलग अलग पदों की वो अपने हिसाब से हो जाएगी। तो जो भी इच्छुक व्यक्ति है, जो एक्टिव है, ऐसे नहीं है कि हाँ सर मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब है ये कोई एक मैटर है, यदि हम उस मैटर को एक साथ 300 ब्लॉक पे एसडीएम को ज्ञापन दिया जाता है, प्रतिलिपि सीएम को भेजी जाती है। इसके अलावा 33 जिला पे ज्ञापन दिया जाता है, कलेक्टर को, एसडीएम को, और प्रतिलिपि एडीएम को दिया जाता है, और ये प्रतिलिपि जाती है सीएम को। एक ही दिन में लगभग 350 जगह पर एक ही नाम के अगर ज्ञापन दिया जाता है तो आपका मामला हाईलाइट हो जाता है, लेवल फर्स्ट का, लेवल सेकंड का। इस प्रकार से ही मुद्दा मन रखने के लिए सोचा। केवल लेवल फर्स्ट की बात नहीं है, बहुत सारे और भी विसंगतियां हैं जिनको दूर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट तब तक नहीं जागेगी जब तक आप नहीं जागोगे, आप में से कोई इस चीज के लिए आगे नहीं आएंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ एक साथ अगर 350 ज्ञापन जाते हैं तो आपका मामला बड़ा हो जाता है। 350 लोगों के नाम से एक लेटर पैड जाता है एक संगठन का, तो एक साथ बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात कि व्यक्ति विशेष, अगर हमें मान लीजिए जयपुर में कहीं पे अपनी शक्ति प्रदर्शन करनी हो, 10 लोग हो, तो संगठन अगर जुड़ा हुआ है तो उसके पदाधिकारियों को भी अगर इतला दी जाती है कि सर आप आए, उसमें अपने को कुछ दिखाना है, तो सीधी सीधी बात है संगठन से जुड़े हुए 350-400 लोग तो पक्के आएंगे। और जो लोग, चाहे 5 लोगों का काम है, उन काम के पीछे एक प्रदर्शन के रूप में हो या शांतिपूर्वक रूप से आपकी बात मनवाने के लिए अपनी संख्या, क्यों लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं और सिर को दिखाना आपके लिए अति आवश्यक है। तो लोगों की साथ आएंगे तो ये काम इजीली होगा। इसलिए मैंने इस चीज को सुना, क्योंकि ये चीजें जरूरी नहीं है कि आप लोगों के फेवर में। आज आपके लिए प्रॉब्लम इजी है, लेकिन कल कोई आपका कोई भाई बंधु इस प्रकार से पजल ना हो। इसलिए जो निस्वार्थ भाव से इस प्रकार से हमें जुड़ना चाहता है, वो मेरे पर्सनल नंबर जो स्क्रीन पे आपके नीचे चल रहे, इन नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि व्हाट्सएप पे लगभग 6000 से अधिक चैट आ चुकी है तो मैं देख नहीं पाता हूँ बहुत सारे, और सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे मैसेज मैं कई बार देख नहीं पाता हूँ, नीचे चले जाते हैं, लगभग बहुत सारे चैट आ जाते हैं, ग्रुप से भी बहुत सारे जुड़ जा चुके हैं, तो कई बार मैं देख नहीं पाता हूँ। तो आप लोगों से ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप टेक्स्ट मैसेज से अपना नाम, बायोडाटा, जिला जहाँ से आपका ब्लॉक है वो उसकी डिटेल भेजें, जो जुड़ना चाहता है एक्टिव, उनमें से लिस्ट बनाई जाएगी, उन लोगों को, एक्टिव लोगों को जोड़ा जाएगा। तो दूसरी बात, जितने भी अभ्यर्थी है, जो भी इस प्रकार से अभ्यर्थी हो या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हो, जो भी है, वो इस प्रकार से हमारे साथ आए, इस संगठन से जुड़े और एक लोगों को रोजगार की आवाज बने। देखो एक छोटी सी बात, यदि हर भर्ती, हमारा जो टैगलाइन है हर भर्ती हर साल, हर भर्ती यानी हर भर्ती हर साल इसलिए आएगी क्योंकि पिछले वाली भर्ती में विसंगतियां दूर होगी। नई भर्ती तभी आती है, वरना पीछे वाली उलझी पड़ी है और नई वाली कहां से आएगी। विसंगतियां दूर करवानी, फिर हर भर्ती हर साल आएगी तो उसके लिए कैलेंडर जारी करवाए। पहले जैसे यूपीएससी का पैटर्न है, कैलेंडर जारी हो, उसका मैटर पहले से तैयार हो, इस तारीख को रिजल्ट आ रहा है, इस तारीख को एग्जाम हो रहा है, इस तारीख को रिजल्ट आ रहा है, इतनी तारीख को नियुक्ति आदेश होंगे, ये काउंसलिंग की प्रक्रिया है, इसके बाद में बच्चे हुए पदों पर वेटिंग आएगी, इतनी तारीख को आएगी। बच्चों को तंग नहीं होना पड़ेगा। जो बच्चों के साथ कई बार खिलवाड़ हो रहा है, इधर आओ इधर आओ, तो बच्चों को तंग नहीं होना पड़े, इसका एक पैटर्न हो, हर साल भर्ती आए, रोजगार के अवसर मिले। देखो राजस्थान रोजगार का मतलब यही है, रोजगार मिले लोगों को, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। गवर्नमेंट जॉब के लिए रोजगार मिल रहा है, वो भी लोग जो इन लोगों के नाम साथ आके कई संस्थान चलाते हैं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, तो उनको भी फायदा मिल रहा है। अगर हर भर्ती आ रही है तो स्किल बनेगी, कोचिंगें ज्यादा बनेगी, अलग अलग प्रकार की फैकल्टी आएगी, आप लोगों को पढ़ाने वाले अच्छे आएंगे, उनको भी अच्छा पैकेज मिलेगा, वो भी बेरोजगार नहीं होंगे। यदि कोचिंग में पढ़ाने वाले को अच्छा पैकेज मिलता है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए वो नहीं ट्राई करेंगे, तो एक तरीके से बेरोजगारी कम होगी। दूसरी बात, उसके साथ साथ बुक स्टॉल वाले को भी रोजगार मिल रहा है, जिनकी किताबें बिक रही है, जिनकी, जैसे मैं कह रहा हूँ मैं गरुड़ का ऐड कर रहा हूँ तो आपको ऐसे लगेगा गरुड़ प्रकाशन का, लेकिन गरुड़ की भी बुक बिक रही है,
कोई इसका बड़ा इशू नहीं, अन्य प्रकाशन की भी बिकेगी, लेकिन उस बुक स्टॉल की भी बिकेगी जो इनकी बुक के बेच रहा है अलग प्रकार की। इसके अलावा उस व्यक्ति को भी रोजगार मिलेगा जो रेडी भाड़ा किराए पे ले जाके या ऑटो से ले जाके बुकों को यहां से वहां तक छोड़ रहा है, उस व्यक्ति को भी रोजगार मिल रहा है। तो इसके लिए हम पीजी वालों को भी मिल रहा है, हॉस्टल वालों को भी मिल रहा है, लाइब्रेरी वालों को भी मिल रहा है, यानी बेरोजगारी कुछ हद पे कम हो रही है सिर्फ भर्ती की वजह से। यदि इसका रूटीन बन जाता है तो उन लोगों को भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे किस पे फोकस करना है। कई बार क्या होता है, हम पटवारी की वैकेंसी आ गई, मैं पटवारी पे फोकस कर रहा हूँ, एलडीसी की आ गई, मैं एलडीसी पे फोकस कर रहा हूँ, चलो इसका सिलेबस सेम है, इस पे चल लेते हैं। एसआई भी आ गई, लेकिन अगर आपका एम एसआई है तो आपको पटवार की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी यदि ये पैटर्न बन गया। टीचर की आपकी आकांक्षाएं हैं, आप पटवार का एग्जाम दे रहे हो, फिर आप पटवार के पद खराब करके पटवार में सिलेक्टेड हो, फिर आप टीचर में जा रहे हो, तो यानी अगर इस प्रकार का पैटर्न बनेगा तो व्यक्ति विशेष उसी सब्जेक्ट की तैयारी करेगा जिसमें उसको जाना है, वरना वह अलग सब्जेक्ट में चला जाएगा, उसमें सिलेक्टेड होकर अपने चॉइस की फील्ड को में जाएगा तो दो जगह पद खराब करेगा। इसलिए ये पैटर्न बन जाए तो सबसे बेस्ट है। उच्च पदों की सभी को होती है महत्वाकांक्षाएं, निम्न पदों में वो बाद में छोड़ते जाते हैं। तो ये पैटर्न होगा तो वो कहेगा इस बार नहीं तो अगली बार इसी में मुझे क्लियर करना है, ये टाइम होगा, मेरे पास ये समय पड़ा है, चाहे 50 पद ही खाली हो पटवार के, अगली बार पटवार की 50 पदों की वैकेंसी आए। 54,000 पद नहीं चाहिए हर साल, चाहे 10-10 हजार चाहिए, लेकिन कंटिन्यू वैकेंसी आए। एक व्यक्ति जो ओवरेज होने से बचता है, एक व्यक्ति को 5 चांस मिलते हैं, एक व्यक्ति विशेष को रोजगार मिलता है। तो हमारी ये महत्वाकांक्षा है। जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष इनकी हम कार्यकारिणी गठित कर रहे हैं। जो भी इच्छुक व्यक्ति है, जो इसके पास ये वीडियो जा रहा है, वो मुझे टेक्स्ट मैसेज जो नीचे चल रहे हैं उस पर, टेक्स्ट का मतलब एसएमएस आप भेजें, अपना नाम, फादर्स नेम, आपके क्षेत्र का नाम, आपका पिन कोड एरिया और आपके जिला का नाम, आप किस पद पे कार्यरत करना चाहते हैं, इसके अलावा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूर आप भेजें। तो बाकी इसके बाद में हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आपको मैसेज से या जिस प्रकार से प्रत्युत्तर मिल जाएगा। और यदि आप में एक्टिविटी है कुछ युवाओं के लिए कुछ करने के लिए तो जरूर जुड़े। जितना हम मजबूत होंगे उतना ही युवाओं के बेहतर के लिए काम कर सकें। जो निस्वार्थ भाव से एक्टिव होकर काम कर सकता है वो जुड़े। और जल्दी इसकी कार्यकारिणी गठित कर दी जाएगी। हमारे जयपुर में ऑफिस, हेड ऑफिस है, आप लोगों को पता है, उसमें आप लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और जल्द ही इसमें एक बड़ा इवेंट भी रखा जाएगा। अब काफ़ी लोग वीडियो में जो इंतजार कर रहे थे अन्य बातों की, जो मेन मोटो था जो आप लोगों का कि सर काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आया, तो उस चीज़ के बारे में जो आप लोग वेट कर रहे हैं वो बोल देता हूँ कि लेवल फर्स्ट के सबसे पहले मैं बात रखता हूँ। लेवल फर्स्ट के जो अभ्यर्थी है, देखो मेरी परसों बात हुई थी इस मैटर को लेके, जिसमें लेवल फर्स्ट, सेकंड और टीएसपी एरिया 2016 साइंस, मैथ, संस्कृत विभाग और कुछ पद, थर्ड वेटिंग लिस्ट, इन बातों को लेके मेरी बात हुई थी। लेकिन जो बातें मुझे निकल के आई है वो बताता हूँ। लेवल फर्स्ट में लगभग 6.5-7 के से प्लस पद अभी भी वैकेंट है रीसफल प्लस वेटिंग में। तो ये पद नहीं है, ये एक परिवारों का मामला है। इस बात को लेके मैंने उनको समझाया था कि सर आप वेटिंग लिस्ट जारी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, जो आचार संहिता का जो हवाला दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा आचार संहिता है सर, आचार संहिता में परीक्षा बन रहा है। तो मैंने एक बात पूछी कि सर क्या आचार संहिता में ये नहीं आ सकती क्या, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया अधीन है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा कम चांस है, मजबूरी से दिखाई। फिर मैंने उनको पूछा कि सर रियल बात ये है कि आ सकती है, अगर आपकी इच्छा शक्ति हो तो। अगर आप जो प्रोसेस है वो मुझे बताएं, बच्चों के सामने ये बात नहीं रखूंगा, लेकिन जो भी आपकी मेन इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा रियल में हम काम करने के इच्छुक है, हमने डाटा मंगवाया है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, बच्चों में थोड़ी सी सहन शक्ति जगाए। और मैंने कहा समय लग रहा है, लगभग 8-9 महीने से लगभग पहले पजल थे, बाद में यहाँ से निकलने के बाद में आपने 2-3 महीने पजल कर दिया है, अब समय लग रहा है, साल भर से भर्ती पजल यूं बैठी है। तो उन्होंने कहा कि रियल में डाटा वगैरह मंगवा लिया गया है मोटा मोटा तौर पे, और इसके बाद में जल्द ही गवर्नमेंट से हमें थोड़ी परमिशन मिल जाती है, हम सहमति असहमति के प्रारूप
भरवाने का काम करें, उससे 10 से 15 दिन बाद में हम लगभग हम वेटिंग लिस्ट निकाल देंगे। उन्होंने 10 से 15 दिन का जो नाम लिया, नाम लेते मैंने कहा फिर तो आप मानोगे आचार संहिता के बाद की कहानी, क्योंकि अगर 10 से 15 दिन का बात आप कह रहे हो तो लेट हो जाएगा। बाद में आप कह दोगे मुख्य आचार संहिता लग गई, उसमें नियुक्ति वेटिंग वगैरह ये निकल ही नहीं सकती। फिर मैंने उनको बताया कि सर आप नियुक्तियां ना दें, नियुक्तियां की कोई बात नहीं है, नियुक्तियां हमें नहीं चाहिए। नियुक्तियां आप बाद में जब 2014 के 19 के इलेक्शन हो जाए, उसके पश्चात इलेक्शन रिजल्ट के पश्चात जब आचार संहिता हट जाए, इलेक्शन के रिजल्ट के पश्चात भी दे देना आप, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई इश्यू नहीं है। और लेकिन आप वेटिंग लिस्ट जरूर जारी करें, रीशफल जो लिस्ट जारी है वो जरूर करें। तो उन्होंने एक प्रोसेस समझाई कि सर इस प्रकार से हमारे पास आंकड़े आते हैं, हम विभागीय स्वीकृति मांगते हैं, वो हमें स्वीकृति लगभग हमें मिल जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने कहा सर आपको वो प्रेशर मैं करने के लिए तैयार हूँ, पूरी टीम तैयार है, लेकिन आप इस बात को एग्री करें कि हम इतने दिनों में ये काम कर देंगे, हम आप पे कोई भी प्रेशर, एक फ़ोन सिंगल कॉल मैसेज नहीं आएगा। जिस प्रकार अध्ययन बोर्ड जारी करता है, एक प्रेस नोट जारी करता है, उसी प्रकार आप एक प्रेस नोट जारी कर दे कि ये हमारी मजबूरी है, इस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इस तारीख तक हम रिजल्ट आउट कर देंगे, आप लोग परेशान ना हो। तो मैं छोड़ो कोई बच्चा एक सिंगल मैसेज भी नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तब उन्होंने कहा कि थोड़ा आप चिंता ना करें, मैं डेटा वगैरह जैसे ही मंगवाता हूं और आपकी सहमति असहमति मैं जल्द से जल्द निपटा के और मैं रिजल्ट जारी कर दूंगा। तो मैंने कहा सर हमें एक पर्टिकुलर बच्चे तारीख मांगते हैं, कब तक, ये क्वेश्चन होता है सभी का, तो यही क्वेश्चन मेरा है, तो आप इसका मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि जैसे होली का फेस्टिवल खत्म होता है उसके बाद में हम एक मीटिंग करते हैं, उसके बाद मीटिंग के बाद में इस मैटर पे हम डिसाइड करते हैं। मैंने कहा आप कहो आपको एमएलए एमपी या जो मिनिस्टर है उनसे कहलवा सकते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि बच्चे का सवाल नहीं है, परिवारों का सवाल है, बहुत कुछ लड़ चुके हैं। तब उन्होंने एक बात और कही थी कि सर थोड़ा सा आप गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बनाने की कोशिश करें, और गवर्नमेंट लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में जो काम कर सकती है वो बाद में कम करेगी। तो मैंने कहा ये बात तो मैं भी जानता हूँ, ये बच्चे भी जानते हैं। तो उन्होंने कहा जितना आप हो सके थोड़ा सा प्रेशर और बनाए, ताकि हमें जो काम में स्वीकृति मिलती है हमें वो थोड़ी जल्दी मिले। ये ओम प्रकाश जी कसेरा जी के स्टेटमेंट है। तो उसके बाद में मैंने उनसे पूछा कि सर कोई और जो अपन बोल देते हैं टेक्निकल कोई इश्यू है या और है, कोई और दिक्कत है कोई, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा मतलब आपका मूड है इस चीज़ में? उन्होंने कहा हाँ मूड है। ये लेवल फर्स्ट के रिलेटेड कोई जो जानकारी थी जो परसों की थी, जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसके बाद में लेवल सेकंड के लिए, लेवल सेकंड के जो अभ्यर्थी है वो ये वेट करें हमें नियुक्ति कब मिल जाए। देखो नियुक्ति के लिए जो मामला है वो मुख्य सारा कुछ निर्वाचन आयोग पर डिपेंड होता है। निर्वाचन आयोग में परमिशन की बात नहीं, अनुमोदन का काम होता है, वो उसको अनुमोदित कर देता है कि हाँ इस चीज़ों को यस कर दो। बहुत सारे टेंडर होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो जरूरी के होते हैं, वो रुक जाते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया अपना मामला अकेला ही नहीं, बहुत सारी फाइलें होती है जो गई हुई होती है। कोई नॉर्मल काम होता है जिससे गवर्नमेंट को फायदा हो रहा हो या चुनाव प्रभावित हो रहे, उन चीज़ों पे वो समीक्षा करता है, बाकी में लगभग में स्वीकृति दे देता है, या किसी की आपत्ति नहीं आती है तो स्वीकृति मिल जाती है। पिछली बार रीट लेवल फर्स्ट में कांग्रेस सरकार की ही आपत्ति थी जिसकी वजह से नियुक्ति नहीं मिली थी। इस बार इस प्रकार से कोई भी विपक्ष से या किसी अन्य से कोई आपत्ति नहीं है और मामला कोर्ट में के अधीन भी नहीं है। तो ये मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा इसमें गवर्नमेंट लोकसभा चुनाव में क्रेडिट लेगी। रीट लेवल सेकंड का क्रेडिट लेने का मतलब गवर्नमेंट काम करवा रही है। एक बात गौर से सुने, गवर्नमेंट क्रेडिट लेगी, ये बात कोई आला ऑफिसर बोल रहा है तो उसको ये बात पता है कि हाँ मतलब रिजल्ट पॉजिटिव है। और मैंने उनको पूछा सर मार्च में कितनी संभावना है, तो उन्होंने कहा पूरी संभावना है। तो गवर्नमेंट क्रेडिट लेगी तो उनको परमिशन मिलेगी, और परमिशन मिलेगी तो आप लोग किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। रीट लेवल सेकंड के जितने भी अभ्यर्थी है, रीट लेवल सेकंड के वो अभ्यर्थी जो नियर अबाउट रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बोला है तृतीय प्रतीक्षा सूची आएगी, यानी जो वेटिंग लिस्ट है वो, और प्लस रीसफल इसलिए बोल रहा हूं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक नहीं पहुंचे हैं
उन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपात्र पाए गए हैं, प्लस में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही उन्होंने नहीं करवाया है, उन जो एब्सेंट रहे थे उन लोगों के जो खास तौर से एसएस में आप लोगों को पता है रीसफल के 900 पदों में से लगभग 700 से अधिक पद हिंदी में सिलेक्टेड है, ज्वाइन कर चुके हैं, सिलेक्टेड नहीं ज्वाइन कर चुके हैं। और इस बार जो वापस लिस्ट आई है वो भी लोग हिंदी से ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब डबल ज्वाइनिंग आ रही है। मैंने उनसे पूछा सर इसकी कोई विसंगति है, लगभग आप 1.5 गुना 2 गुना निकाल दिया करो। तो उन्होंने एक बात कही कि सर अलग अलग जिला परिषद में बच्चे सेलेक्ट होते हैं, हमारा काम लिस्ट निकालने का है, बाद में वो व्यक्ति विशेष जिला परिषद के अधीन हो जाता है। मान लीजिए कोई जोधपुर का है, जैसलमेर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, जोधपुर में बाद में नियुक्ति हो रही, तो ये मामला उनके थोड़ा गड़बड़ झाला हो जाता है। इसलिए इन बातों से बचने के लिए हमने ऐसा सिंगल वेटिंग लिस्ट निकाली है। तो मैंने उनको एक बात कही कि सर क्यों ना जिस प्रकार अभ्यर्थियों के आप एक बीकानेर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो, बच्चे भी परेशान नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा बढ़ा दो। लोगों की जो संख्या है अगर ज़्यादा है तो आप व्यक्ति विशेष की ड्यूटी ज़्यादा लगा दो। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो आप लोगों की सहायता करने के लिए भी एग्री हो जाएंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो इस प्रकार का कोई सिस्टम बैठा हो जिससे डॉक्यूमेंट आप वेरिफिकेशन 2 गुणे 3 गुणे संस्कृति विभाग करवा रहा है वैसे करवा लो। तो उन्होंने इस बात के लिए थोड़ी सी मुस्कुराहट दर्शाई थी, लेकिन वो बात है उन्होंने कहा देखते हैं सर, इस बात पे उन्होंने एग्री नहीं। लेकिन रीट उन्होंने ये बताया था रीट लेवल सेकंड की तरतीब, यानी वापस एक और लिस्ट आएगी रीसफल प्लस वेटिंग की। संस्कृत में भी कुछ ऐसा सीन है, लगभग पद खाली है, वही लोग जो एसएस में सिलेक्टेड है दोनों में, तो वो पहले से ज्वाइन वाले हैं, उन्हीं की लिस्ट आई है। तो ये और भी लिस्ट आएगी। मैंने उनको कहा किसी भी हाल में सर पद लैप्स क्या आप जिक्र भी मत करना, मैं इस बात को डीओपी सर्कुलर के लिए चैलेंज ऑलरेडी कर चुका हूँ और जल्दी इसमें पॉजिटिव न्यूज़ लेके आऊँगा। तो रीट लेवल सेकंड के जितने भी अभ्यर्थी है जो वेट कर रहे हैं उनको जल्दी ही गुड न्यूज़ मिलेगी। और थर्ड लिस्ट के लिए भी मैंने उनसे बताया था, उन्होंने लगभग एसएस के लगभग 1100-1200 के लगभग लोग नॉन ज्वाइन, मतलब उनका लिस्ट और आएगी। 500 से अधिक इंग्लिश में भी है और साइंस मैथ के भी अभ्यर्थी है। जो मेन इशू है संस्कृत का है और एसएस का ज़्यादा लोग है, उन लोगों के साथ डबल मीनिंग वाला काम चल रहा है। इसके बाद में टीएसपी एरिया की एक बहुत बड़ी गलती निदेशालय के सामने मैंने रखी थी, उन्होंने इस बात को समझा भी था। पहले तो उनके इस मामले का ध्यान नहीं था, किसी कारणवश से त्रुटिवश से लगभग 480 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग शो कर दी गई थी जो नॉन ज्वाइनर थे। तो उन बच्चों के बारे में मैंने उनको बात, जब उन्होंने मुझे धर्मेश जी ने अवगत करवाया तो उसके बाद में मैंने इस बात को रखा। तो उन्होंने पहले इस बात से अनभिज्ञ बने, अनजान बने, उनको जानकारी नहीं थी। फिर उन्होंने इस बात को समझा। मैंने कहा सर आप एक बार डाटा का कलेक्शन करें, इन चीज़ों को देखें, अवगत करें, इन चीज़ों को समझे परखे, क्या चीज़ है, ये रियल में है नहीं है। लोग कोर्ट में भी जाएंगे, बाद में इस बात को उलझेगी, इस बात में आप लोगों के खिलाफ बात भी रखी जाएगी। तो उन्होंने एक बात क्लियर की कि जो रियल में टीएसपी के लेके त्रुटि हुई है। तो मैंने कहा सर इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, तो वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी? तो उन्होंने कहा मैं एक बार विभागीय पूरी सूचना ले लेता हूँ, यदि हमारे लेवल का कोई काम है, रियल में त्रुटियाँ हैं तो इसमें जल्द से जल्द इसका काम होगा। तो मैंने कहा सर त्रुटि की तो मैं गारंटी लेता हूँ, त्रुटियाँ हुई है और इस बात में आप क्लियर करें, वरना फिर आपको कोर्ट से काम होना ही है। ये बात टीएसपी एरिया के जितने भी जो अभ्यर्थी है 480 के लगभग जो वंचित रहे हैं वेटिंग लिस्ट के लिए, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी राजस्थान रोजगार महासंघ जल्द से जल्द उसकी आवाज़ उठाएगा और आपके लिए फेवर में काम करेगा। इसके बाद में 2016 साइंस मैथ, मेरे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं 2016 साइंस मैथ के और इंग्लिश के अभ्यर्थी। कई बार कारणवश मैं इंग्लिश का नाम ले भूलवश रह जाता हूँ, तो वो सोचते हैं कि सर साइंस मैथ में लगे हैं। तो वो साइंस मैथ का जो इश्यू है और इंग्लिश का जो इश्यू है सेम है। इश्यू सेम इसलिए कि 2016 को है, लेकिन मैटर मजबूत केस या हार्ड केस की जो बात है वो साइंस मैथ का एकदम मजबूत है। आलोक जी शर्मा की बेंच में केस लगा हुआ है, विज्ञान जी शाह की 25 और रघुनंदन जी शर्मा की 28 की जो हियरिंग है। देखो जो आलोक जी शर्मा है वो युवाओं के मामलों को लेकर सजग है, वो हर बार इस बात को रखते भी है
और अच्छे फैसले देने के लिए भी जाने जाते हैं। इस मैटर में जो भी हमारी जो काम चल रहा है हमारी टीम के द्वारा, जो कुछ चीज़ें मैं बाहर वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता, लेकिन जल्द ही इसमें ऑर्डर जारी हो जाएंगे, इसी मैं उम्मीद रखता हूं। और जो 25 और 28 को डीओपी सर्कुलर को भी चैलेंज करवाया गया ताकि किसी प्रकार से पदलैप्स ना हो। तो जितनी भी जो भर्तियां हैं उनको भी अच्छा एक न्यूज़ निकल के आएगी, किसी प्रकार से उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो डर लग रहा है कि भर्तियां की पदलैप्स होंगी, हमने इसमें जो रीसफल प्लस में अंतिम पद तक बैटिंग का जो चैलेंज किया है, तो उसमें हम सफल होंगे ऊपर वाले की दुआओं से। और हम ये मानते हैं कि इसमें पूरी टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया है। और संस्कृत विभाग में भी जल्दी इसमें जो जो मेरिट 18 की जो वैकेंसी थी, 17 में नोटिफिकेशन आया था, 18 की जो वैकेंसी थी संस्कृत विभाग वाली, उसको लेके 3 दिन पहले भरतपुर से मेरे से जुड़े हुए एक टीवी रिपोर्टर है जो जिनके सामने मैंने बात रखी हुई थी कि सर मेरी इस प्रकार से मैटर को समझाना है और सुलझाना है सुभाष जी गर्ग के द्वारा। तो उन्होंने स्पेशल सुभाष जी गर्ग के द्वारा मुझसे कॉल करवाया था। सुभाष जी गर्ग मुझे खुद ने कॉल किया था। उन्होंने एक बात कही थी कि डीओपी का सर्कुलर में चला गया। तो मैंने कहा इस बात को लेकर मैं मिल भी चुका हूँ, आप जब रिजल्ट आउट करवाने के लिए कह रहे थे तो फिर आपने करवाया क्यों नहीं है? यदि आप इस बात को उन्होंने कहा मैं पॉजिटिव हूँ, आप चिंता ना करो, जल्द से जल्द होगा। तो मैं कहा सर आप पॉजिटिव होते तो अधिकारी की इतनी वो नहीं होती है कि अधिकारी इस बात को रोक ले। तो कोर्ट के माध्यम से तो अगर होना ही है, लेकिन आपकी अगर पहल कर देते तो बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता। तो मैं ये उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं जल्दी इसमें अच्छा रिस्पॉन्स दिलाऊंगा। तो मैंने उनको कहा सर 2016 का जो मैटर है साइंस मैथ का, उससे पहले अगर संस्कृत का होता है तो दोनों साइड से फायदा होता है, वरना लोग सेम कंडीशन में वही कहानी वापस जुड़नी है कि वो लोग उसी में जुड़ गए इसी में भी आ गए। तो उन्होंने इस बात को थोड़ा सा सुना भी था और समझा भी था। फ़ोन पे ही वार्ता हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जल्द ही, मैंने उनको बोला मैं आपसे मिलकर और बात को सही तरीके से समझाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बताना और मैं इसमें जितना मेरे तरफ से होगा मैं एफर्ट दूंगा। और इस बात को उन्होंने रखा भी था और माना भी था। और इसके बाद में जो 2016 साइंस मैथ के और इंग्लिश के जो लोग हैं, इंग्लिश के बारे में एक बात निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट डीबी में चैलेंज कर सकती है। देखो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस लगा दिया गया है जैसे मुझे जानकारी मिली है। और उसके बाद में ये यदि नहीं मानते हैं, देखो वेंकटरमन जी को जब ये बात समझाई गई थी, यहाँ से चूरू से कलेक्टर रह चुके हैं, एक बार जब वार्ता हुई थी पहले, तो उन्होंने ये कहा था वकीलों के घर बनने से कोई फायदा नहीं है। 2016 इंग्लिश मैटर पे इन्होंने बोला था। अब क्या पता उनके बाद में क्या बात निकल के आई है, लेकिन मेरे हिसाब से जो व्यू है वो डीबी में चैलेंज नहीं करेंगे इतनी आसानी से। अगर चैलेंज करते हैं तो डीबी में उससे पहले उनको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट की अवमानना उन्होंने की है। और दूसरी बात यह है कि 2016 साइंस मैथ का अगर निकल के आ जाता है अच्छा इश्यू से, तो उनको इस बात से आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों केस ही एक साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी से अनुरोध ये भी है जो इंग्लिश वाले हैं और जो भी साइंस मैथ वाले हैं वो जुड़े रहिए, इस बात को समझें कि हमारे साथ से ही दोनों का ही साथ अच्छा होगा। तो इस बात को ये समझे। बाकी जो भी जानकारियां हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उससे आप जोड़े। और धन्यवाद, मैं आप लोगों के बीच में बना रहूँगा। धन्यवाद।